सुबह टहलने वाले कुछ लोगों ने पनकी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित नगर निगम के पार्क में एक युवक की लाश पड़ी देखी। पार्क में लाश पड़ी होने की खबर फैली तो वहां भीड़ जुट गई। इस भीड़ में चेयरमैन फैक्ट्री विजय कपूर भी मौजूद थे। उन्होंने लाश की सूचना थाना पनकी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने ये सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी दे दी। थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। युवक की लाश हरे भरे पार्क के पश्चिमी छोर की आखिरी बेंच के पास पड़ी थी। उसकी हत्या किसी नुकीली चीज से सिर कूच कर की गई थी। लकड़ी की बेंच के नीचे शराब की खाली बोतल, प्लास्टिक के 2 खाली गिलास और कोल्ड ड्रिंक की 1 खाली बोतल पड़ी थी। अजय प्रताप सिंह ने अनुमान लगाया कि पहले खूनी और मृतक दोनों ने शराब पी होगी, फिर किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हुआ होगा और एक ने दूसरे की हत्या कर दी। मृतक की उम्र 35 वर्ष के आसपास थी। उसका शरीर स्वस्थ और रंग सांवला था। वह हरे रंग की धारीदार कमीज व ग्रे कलर की पैंट पहने था। पैरों में हवाई चप्पलें थीं जो शव के पास ही पड़ी थीं। इसके अलावा मृतक के बाएं हाथ की कलाई पर मां काली गुदा हुआ था, साथ ही दुर्गा का चित्र भी बना था। इससे स्पष्ट था कि मरने वाला युवक हिंदू था। जामा तलाशी में उसकी जेबों से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो पाती। अजय प्रताप सिंह घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी पश्चिम संजीव सुमन तथा सीओ कल्याणपुर अजीत कुमार सिंह घटनास्थल पर आ गए। अधिकारियों ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने थाना प्रभारी अजय प्रताप से घटना के संबंध में जानकारी ली। घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी थी। लोगों में शव देखने, शिनाख्त करने की जिज्ञासा थी, लेकिन अब तक कोई भी शव की शिनाख्त नहीं कर पाया था। कई घंटे बीतने के बाद भी युवक के शव की पहचान नहीं हो सकी। आखिर पुलिस अधिकारियों के आदेश पर थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने फोटोग्राफर बुलवाकर शव के विभिन्न कोनों से फोटो खिंचवाए। फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। थाना पनकी लौटकर अजय प्रताप ने वायरलेस से अज्ञात शव पाए जाने की सूचना प्रसारित करा दी। यह 29 जून 2019 की बात है। अज्ञात शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने क्षेत्र के शराब ठेकों, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों तथा नहर किनारे बसी बस्तियों में लोगों को मृतक की फोटो दिखाकर पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं कर सका। पुलिस हर रोज शव की शिनाख्त के लिए लोगों से पूछताछ कर रही थी। कोई नतीजा निकलता न देख अजय प्रताप सिंह की चिंता बढ़ती जा रही थी। 5 जुलाई 2019 की सुबह 10 बजे थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह अपने कक्ष में आकर बैठे ही थे कि एक अधेड़ व्यक्ति ने उनके ऑफिस में प्रवेश किया। वह कुछ परेशान दिख रहा था। अजय प्रताप सिंह ने उस अधेड़ व्यक्ति को सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा करके पूछा, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, जो भी परेशानी हो साफ साफ बताओ। सर, मेरा नाम जगत पाल है। मैं कानपुर देहात जिले के गांव दौलतपुर का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई पवन पाल पनकी गल्ला मंडी में पल्लेदारी करता है। वह पनकी गंगागंज कॉलोनी में रहता है। पवन हफ्ते में एक बार घर जरूर आता था, लेकिन इस बार 2 सप्ताह बीत गए, वह घर नहीं आया। उसका मोबाइल भी बंद है। आज मैं उसके क्वार्टर पर गया तो वहाँ ताला बंद मिला। पूछने पर पता चला कि वह सप्ताह भर से क्वार्टर में आया ही नहीं है। मुझे डर है कि कहीं पवन को खोजने में आप मेरी मदद करने की कृपा करें। जगत पाल की बात सुनकर थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने पूछा, तुम्हारे भाई की उम्र कितनी है? वह शादीशुदा है या नहीं? साहब, उसकी उम्र 35-36 साल है। अभी उसकी शादी नहीं हुई। जगत ने बताया। 29 जून को पनकी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित नगर निगम के पार्क में लाश मिली थी। उस युवक की उम्र तुम्हारे भाई से मिलती जुलती है। पहचान न हो पाने के कारण हमने पोस्टमार्टम करा दिया था। लाश के कुछ फोटोग्राफ हमारे पास हैं, तुम उन्हें देख लो। अजय प्रताप ने फाइल से फोटो निकालकर जगत पाल के सामने रख दिए। जगत पाल ने एक एक फोटो को गौर से देखा, फिर रोते हुए बोला, साहब, ये सभी फोटो मेरे छोटे भाई पवन पाल के ही हैं। थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने जगत पाल को धैर्य बंधाया, फिर पूछा, जगत पाल, तुम्हारे भाई की किसी से रंजिश या फिर लेन देन का कोई झगड़ा तो नहीं था? सर, मेरा भाई सीधा सादा और कमाऊ था। उसकी न तो किसी से रंजिश थी और न ही किसी से लेन देन का विवाद था। कहीं पवन की हत्या दोस्तियारी में तो नहीं की गई? उसका कोई दोस्त था या नहीं? जगत पाल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, सर, पवन का एक दोस्त रमाशंकर निषाद है। वह भी पवन के साथ ही पल्लेदारी करता था। पवन उसे अपने साथ गांव भी लाया था। वह उसे कल्लू कहकर बुलाता था। बातचीत में पवन ने बताया था कि कल्लू नहर किनारे की कच्ची बस्ती में रहता है। पवन की तरह वह भी खाने पीने का शौकीन है। मृतक पवन पाल के दोस्त कल्लू के संबंध में क्लू मिला तो अजय प्रताप सिंह ने रमाशंकर उर्फ कल्लू की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने कच्ची बस्ती जाकर कल्लू पल्लेदार के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह नहर किनारे अपनी मां और बहन के साथ रहता है।
अजय प्रताप सिंह उसके घर पहुंचे तो पता चला कि कल्लू एक हफ्ते से घर में ताला लगाकर कहीं चला गया है। दोस्त की हत्या के बाद रमाशंकर उर्फ कल्लू का घर में ताला लगाकर गायब हो जाना संदेह पैदा कर रहा था। अजय प्रताप सिंह समझ गए कि पवन की हत्या का राज उसके दोस्त कल्लू के पेट में ही छिपा है। कल्लू शक के घेरे में आया तो उन्होंने उसकी तलाश में कई संभावित स्थानों पर छापे मारे, लेकिन वह उनकी पकड़ में नहीं आया। हताश होकर उन्होंने उसकी टोह में अपने खास मुखबिर लगा दिए। 10 जुलाई को शाम 4 बजे एक मुखबिर ने थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह को बताया कि मृतक पवन पाल का दोस्त कल्लू पल्लेदार इस समय पनकी इंडस्ट्रियल एरिया के नहर पुल पर मौजूद है। मुखबिर की सूचना महत्वपूर्ण थी। थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने एसआई दयाशंकर त्रिपाठी, उमेश कुमार, हेड कांस्टेबल राम कुमार और सिपाही गंगाराम को साथ लिया और जीप से नहर पुल पर जा पहुंचे। जीप रुकते ही एक व्यक्ति तेजी से रेलवे लाइन की तरफ भागा, लेकिन पुलिस टीम ने उसे कुछ ही दूरी पर दबोच लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम रमाशंकर उर्फ कल्लू निषाद बताया। पुलिस उसे थाना पनकी ले आई। थाने पर जब रमाशंकर उर्फ कल्लू निषाद से पवन पाल की हत्या के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, पवन पाल मेरा जिगरी दोस्त था, दोनों साथ काम करते थे और खाते पीते थे। भला मैं अपने दोस्त की हत्या क्यों करूंगा? मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उससे सख्ती से पूछताछ की। कल्लू पुलिस की सख्ती ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने दोस्त पवन पाल की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, कल्लू ने हत्या में इस्तेमाल लोहे का वह हुक बोरा उठाने वाला भी बरामद करा दिया, जिसे उसने घर के अंदर छिपा दिया था। मृतक के मोबाइल को कल्लू ने कूंचकर नहर में फेंक दिया था, जिसे पुलिस बरामद नहीं कर सकी। थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने ब्लाइंड मर्डर का रहस्य उजागर करने तथा कातिल को पकड़ने की जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी। तो कुछ ही देर में एसपी पश्चिम संजीव सुमन तथा सीओ कल्याणपुर अजीत कुमार सिंह थाना पनकी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने भी रमाशंकर उर्फ कल्लू निषाद से पूछताछ की। उसने बताया कि पवन ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला था। उसने उसे बहुत समझाया, हाथ तक जोड़े, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसे मौत की नींद सुला दिया। रमाशंकर उर्फ कल्लू ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने मृतक पवन के बड़े भाई जगत पाल को वादी बनाकर भादमरी की धारा 302 के तहत रमाशंकर उर्फ कल्लू निषाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया। उसे विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच तथा अभियुक्त के बयानों के आधार पर दोस्त द्वारा दोस्त की हत्या करने की सनसनीखेज घटना इस तरह सामने आई। फैजाबाद शहर के थाना कैंट के अंतर्गत एक मोहल्ला है रतिया नेहावा। रामप्रसाद निषाद इसी मोहल्ले में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी लक्ष्मी के अलावा 2 बेटे दयाशंकर, रमाशंकर उर्फ कल्लू तथा 2 बेटियां रजनी व मानसी थीं। रामप्रसाद निषाद सरयू नदी में नाव चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामप्रसाद का बड़ा बेटा दयाशंकर पढ़ा लिखा था। वह बिजली विभाग में नौकरी करता था। उसकी शादी जगदीशपुर निवासी जुनकू की बेटी वंदना से हुई थी। वंदना तेजतर्रार युवती थी। ससुराल में वह कुछ साल तक सास ससुर के साथ ठीक से रही। उसके बाद वह कलह करने लगी। कलह की सबसे बड़ी वजह थी वंदना का देवर रमाशंकर उर्फ कल्लू। कल्लू का मन न पढ़ने लिखने में लगता था और न ही किसी काम में। वह मोहल्ले के कुछ आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा, जिसकी वजह से वह नशे का आदी हो गया। शराब पीकर लोगों से गाली गलौज और मारपीट करना उसकी दिनचर्या बन गई। आए दिन घर में कल्लू की शिकायतें आने लगीं। वंदना भी कल्लू की हरकतों से परेशान थी। उसे यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि उसका पति कमा कर लाए और देवर मुफ्त की रोटी खाए। कलह का दूसरा कारण था संयुक्त परिवार में रहना। वंदना को दिन भर काम में व्यस्त रहना पड़ता था। इस सब से वह ऊब गई थी और संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती थी। वह कलह तो करती ही थी, साथ ही पति दयाशंकर पर अलग रहने का दबाव भी बनाती थी। रामप्रसाद भी छोटे बेटे कल्लू की नशाखोरी से परेशान था। वह उसे समझाने की कोशिश करता तो वह बाप से ही भिड़ जाता था। घर की कलह और बेटे की नशाखोरी की वजह से रामप्रसाद बीमार पड़ गया। बड़े बेटे दयाशंकर ने रामप्रसाद का इलाज कराया, लेकिन वह उसे नहीं सका। पिता की मौत पर कल्लू ने खूब ड्रामा किया। शराब पीकर उसने भैया भाभी को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही ठीक से इलाज न कराने का इल्जाम भी लगाया। पिता की मौत के बाद मां व बहन का बोझ दयाशंकर के कंधों पर आ गया। उसकी आमदनी सीमित थी और खर्चे बढ़ते जा रहे थे। ससुर की मौत के बाद वंदना ने भी कलह तेज कर दी थी। वह पति का तो ख्याल रखती थी, लेकिन अन्य लोगों के खाने पीने में भेदभाव बरतती थी। सास लक्ष्मी कुछ कहती तो वंदना गुस्से से भर उठती, मां जी, गनीमत है जो तुम्हारा बेटा तुम्हें रोटी दे रहा है, वरना तुम सबको मंदिर के बाहर भीख मांग कर पेट भरना पड़ता। बहू की जलीकटी बातें सुनकर लक्ष्मी खून का घूंट पीकर रह जाती, क्योंकि वह मजबूर थी। छोटी बेटी मानसी भी जवानी की दहलीज पर खड़ी थी। उसे लेकर वह कहां जाती।
लक्ष्मी ने छोटे बेटे रमाशंकर उर्फ कल्लू को समझाया कि अब तो सुधर जाए, कुछ काम करे और 4 पैसे कमा कर लाए। इसी दिन वंदना ने खाना पानी बंद कर दिया तो हम सब भूखे मरेंगे। लेकिन कल्लू पर माँ की बात का कोई असर नहीं हुआ, वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहा। उन्हीं दिनों एक रोज रमाशंकर देर शाम शराब पीकर घर आया। आते ही उसने खाना मांगा। इस पर वंदना गुस्से से बोली, कमा कर रख गए थे, जो खाना लगाने का हुक्म दे रहे हो, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। एक बात कान खोलकर सुन लो, इस घर में अब तुम्हें खाना तभी मिलेगा जब कमा कर लाओगे। भाभी की बात सुनकर कल्लू को भी गुस्सा आ गया, वह घर में तोड़फोड़ करने लगा। दयाशंकर ने कल्लू को समझाने का प्रयास किया तो वह उससे भी भिड़ गया। इस पर दयाशंकर को गुस्सा आ गया, उसने कल्लू को मारपीट कर घर से बाहर कर दिया। भाई की पिटाई से कल्लू का नशा हिरन हो गया था। रात भर वह घर के बाहर पड़ा रहा। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वह भैया भाभी का रोटी का एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं डालेगा, कमा कर ही खाएगा। वंदना की तीखी जुबान लक्ष्मी के सीने को छलनी कर देती थी। कल्लू के प्रति उसका दुर्व्यवहार भी दिल में दर्द पैदा करता था, लेकिन वह लाचार थी। अतः उसने कल्लू को समझाया, बेटा तू जवान है, हट्टा कट्टा है, कहीं भी चला जा और अपमान की रोटी खाने के बजाय इज्जत की रोटी कमा कर खा। माँ की बात कल्लू के दिल में उतर गई। उसके बाद उसने फैजाबाद छोड़ दिया और नौकरी की तलाश में कानपुर आ गया। कुछ दिनों के प्रयास के बाद रमाशंकर उर्फ कल्लू को पन की गल्ला मंडी में पल्लेदारी का काम मिल गया। शुरू में तो कल्लू को पीठ पर बोझ लादने में परेशानी हुई, लेकिन बाद में अभ्यस्त हो गया। गल्ला मंडी में गेहूं चावल के 3 बड़े गोदाम हैं। इन्हीं गोदामों में गेहूं चावल का भंडारण होता है। ट्रक आते ही पल्लेदार बोरा उतरवाई की मजदूरी तय करके माल गोदाम में उतार देते हैं। रमाशंकर उर्फ कल्लू भी ट्रक से माल लोड अनलोड का काम करने लगा। कुछ महीने बाद कल्लू की मेहनत रंग लाने लगी। अब वह माम बहन को भी पैसा भेजने लगा और खुद भी ठीक से रहने लगा। यही नहीं, जब वह घर जाता तो माम बहन के साथ साथ भैया भाभी के लिए भी कपड़े वगैरह ले जाता। कल्लू के काम पर लग जाने से जहां माम बहन खुश थी, वहीं वंदना और दयाशंकर ने भी राहत की सांस ली थी। वंदना अब मन ही मन सोचने लगी थी कि जिसे वह खोटा सिक्का समझ बैठी थी, वह सोने का सिक्का निकला। कल्लू पन की नहर किनारे बसी कच्ची बस्ती में किराए पर रहता था। कुछ दिनों बाद मकान मालिक ने अपना कमरा 5,000 रुपए में बेचने की पेशकश की, तो जोड़ जुगाड़ करके कल्लू ने कमरा खरीद लिया। इस कमरे के आगे कुछ जमीन खाली पड़ी थी, कल्लू ने वह भी अपने कब्जे में ले ली। बाद में कल्लू ने इस खाली पड़ी जमीन पर मिट्टी का एक कमरा और बना लिया। उस कमरे की छत उसने खपरेल की बना ली, मतलब अब उसका अपना स्थायी निवास बन गया था। रमाशंकर उर्फ कल्लू पन की गला मंडी स्थित जिस गोदाम में पल्लेदारी करता था, उसी गोदाम में पवन पाल भी पल्लेदारी करता था। पवन मूल रूप से कानपुर देहात के थाना नरवल के अंतर्गत आने वाले गांव दौलतपुर का रहने वाला था। पवन पाल के पिता देवी चरणपाल तहसील कर्मचारी थे, जबकि बड़ा भाई दयाशंकर खेती करता था। पवन पाल शहरी चकाचौंध से प्रभावित था। वह पल्लेदारी का काम करते हुए पन की गंगागंज में किराए के कमरे में रहता था। पवन व कल्लू दोनों हमउम्र थे, पल्लेदारी का काम भी साथ साथ करते थे। दोनों में जल्दी ही गहरी दोस्ती हो गई। कल्लू भी खाने पीने का शौकीन था और पवन पाल भी। शाम को दिहाड़ी मिलने के बाद दोनों शराब के ठेके पर पहुंचे जाते। खाने पीने का खर्चा 2 बराबर हिस्सों में बढ़ता था। रविवार को गोदाम बंद रहता था। उस दिन पवन पाल अपने गांव चला जाता था। कभी भी वह कल्लू को भी अपने साथ गांव ले जाता था। वहां भी दोनों की पार्टी होती थी। एक रोज कल्लू के बड़े भाई दयाशंकर ने फोन पर उसे बताया कि मां की तबीयत खराब है। 1 महीने से उसका बुखार नहीं उतर रहा है। मां की बीमारी की जानकारी मिलने पर कल्लू चिंतित हो उठा। उसने अपने दोस्त पवन से विचार विमर्श किया और फिर मां का इलाज कानपुर के हेलेट अस्पताल में कराने का निश्चय किया। इसके बाद वह फैजाबाद गया और मां को कानपुर ले आया। मां की देखभाल के लिए वह बहन मानसी को भी साथ ले आया था। कल्लू ने मां को हेलेट अस्पताल में दिखाया। डॉक्टर ने लक्ष्मी को देखकर अस्पताल में भर्ती तो नहीं किया, लेकिन कुछ जांच और दवाएं लिख दी। इस तरह घर रहकर ही लक्ष्मी का इलाज शुरू हो गया। कल्लू के पल्लेदार दोस्त पवन को जब पता चला कि कल्लू अपनी मां को इलाज के लिए कानपुर ले आया है, तो वह उसकी बीमार मां से मिलने उसके घर पहुंचा। कल्लू ने अपनी मां और बहन मानसी देवी से उसका परिचय कराया। पवन ने खूबसूरत मानसी को देखा तो पहली ही नजर में वह उसके दिल की धड़कन बन गई। पवन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि काले कलूटे भाई की बहन इतनी खूबसूरत होगी। पवन पाल अब कल्लू की बीमार मां को देखने के बहाने उसके घर आने लगा। जब भी वह आता, फल वगैरह लेकर आता। इस दरमियान उसकी नजरें मानसी पर ही टिकी रहती। जब कभी दोनों की नजरें आपस में टकराती तो मानसी की पलकें शर्म से झुक जाती। पवन जब मानसी की मां लक्ष्मी से बतियाता तो वह मानसी के रूप सौंदर्य की खूब तारीफ करता।
मानसी अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन खुश होती। इस तरह आते जाते पवन मानसी पर डोरे डालने लगा। पवन पाल शरीर से हृष्ट पुष्ट व सजीला युवक था, कमाता भी अच्छा था, रहता भी खूब ठाट बाट से था। मानसी को भी पवन का घर आना अच्छा लगने लगा था, वह भी उसे मन ही मन चाहने लगी थी। कभी भी पवन बहाने से उसके अंगों को भी छूने की कोशिश करने लगा था। इस छुअन से मानसी सिहर उठती थी। आखिर पवन और मानसी का प्यार परवान चढ़ने लगा। कभी कभी पवन पाल उससे शारीरिक छेड़छाड़ के साथ हंसी मजाक भी करने लगा था। मानसी दिखावे के लिए छेड़छाड़ का विरोध करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सुख की अनुभूति होती थी। प्यार की बयार दोनों तरफ से बह रही थी, लेकिन प्यार का इजहार करने की हिम्मत दोनों में से एक की भी नहीं थी। आखिर जब पवन से नहीं रहा गया तो उसने एक रोज एकांत पाकर मानसी का हाथ थामकर कहा, मंजू, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मुझे सब कुछ सुना सुना लगता है। तुम्हारी चाहत ने मेरा दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली है। मानसी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, पवन, पहली ही मुलाकात में तुम मेरी पसंद बन गए थे, लेकिन मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी। अब जब तुमने प्यार का इजहार कर ही दिया तो मैं मन ही मन खुशी से झूम उठी। मुझे भी तुम्हारा प्यार स्वीकार है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मानसी की बात सुनकर पवन खुशी से झूम उठा। वह उसे बाहों में भर कर बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। 25 साल की उम्र पार कर चुकी मानसी जवान थी। आर्थिक स्थिति खराब होने से घर वाले उसके हाथ पीले नहीं कर सके थे। इस उम्र में वह पुरुष साथी की जरूरत महसूस कर रही थी। पवन का साथ उसे अच्छा लगा और उसने उसका प्यार स्वीकार कर लिया। दोनों के मन मिले तो उनके तन मिलने में भी ज्यादा देर नहीं लगी। दोस्ती के नाते मानसी पवन की बहन थी, लेकिन उन दोनों ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया था। अब वह इस रिश्ते को बार बार रौंद रहे थे। इसी बीच एक रोज कल्लू ने पवन और मानसी को लिपटते चिपटते देख लिया। ये देख उसका माथा ठनका। उसने इस बाबत मानसी और पवन से अलग अलग पूछताछ की तो दोनों ने ही कल्लू को बरगला दिया। कहते हैं शक का बीज बड़ी जल्दी फूलता फलता है। कल्लू के दिमाग में भी शक का बीज पड़ गया था। वह दोनों पर नजर रखने लगा, पर निगरानी के बावजूद मानसी और पवन का मिलन हो ही जाता था। कल्लू ने अपनी बहन मानसी को डांटपट और धमका कर दोनों के संबंध के बारे में पूछताछ की, लेकिन मानसी ने पवन को क्लीन चिट दे दी। इससे कल्लू को लगने लगा कि वह व्यर्थ में ही दोनों के संबंधों पर शक कर रहा है। कल्लू पवन पर शक न करे और उसे घर आने के लिए मना न करे, इसके लिए पवन ने कल्लू की आर्थिक मदद करना शुरू कर दिया। यही नहीं, पवन कल्लू के घर शराब की बोतल भी लाने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि कल्लू के घर पवन का बेरोक-टोक आना जाना होने लगा। मानसी के पास मोबाइल नहीं था। उसने पवन से डिमांड की तो उसने मानसी को मोबाइल लाकर दे दिया। अब पवन को कल्लू के घर की जानकारी भी मिलने लगी और दोनों आपस में प्यार भरी रसीली बातें भी करने लगे। पवन और मानसी के संबंधों को लेकर कल्लू के पड़ोसियों में भी कानाफूसी होने लगी थी। पड़ोसियों ने कल्लू के कान भरे और पवन के घर आने पर प्रतिबंध लगाने को कहा। इस पर कल्लू ने पवन को सख्त लहजे में मानसी से दूर रहने की चेतावनी दे दी, लेकिन पवन ने पड़ोसियों पर दोस्ती तोड़ने का आरोप लगाया और नाटक कर कल्लू को मना लिया। पवन अब तभी घर आता जब कल्लू घर में मौजूद रहता, लेकिन अप्रैल 2019 के पहले हफ्ते में एक रोज कल्लू ने पवन को अपनी बहन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। दरअसल उस रोज शाम को पवन बोतल लेकर आया और दोनों ने बैठकर शराब पी। कल्लू ने उस शाम कुछ ज्यादा पी ली, जिससे वह बिना खाना खाए ही चारपाई पर लुढ़क गया और खर्राटे भरने लगा। मानसी और पवन ने कल्लू की हालत देखी तो आंखों ही आंखों में इशारा कर रंगरेलियां मनाने का मन बना लिया। मानसी और पवन रंगरेलियां मना ही रहे थे कि कल्लू की नींद खुल गई। उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने मानसी की पीठ पर एक लात जमाई तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। पवन भी उठ बैठा। सामने कल्लू खड़ा था। मारे गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रही थीं। वह चीख कर बोला, बेशर्म लड़की, शर्म नहीं आती रात के अंधेरे में गुल खिलाते हुए। मुझे शक तो पहले से ही था, पर तुम दोनों मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। कल्लू का गुस्सा देखकर पवन तो भाग गया, पर मानसी कहाँ जाती। कल्लू ने उसकी जमकर पिटाई की। मानसी चीखती चिल्लाती रही और कल्लू उसे पीटता रहा। मानसी की बेहयाई और अवैध रिश्तों की बात जब लक्ष्मी को पता चली तो उसने माथा पीट लिया। लक्ष्मी ने भी मानसी को खूब फटकार लगाए और समझाया भी। इस घटना के बाद कल्लू और पवन की दोस्ती टूट गई। दोनों ने साथ खाना पीना भी बंद कर दिया था। जब भी कल्लू का सामना पवन से हो जाता तो उसका खून खौल उठता। वह सोचता, जिस दोस्त पर वह भाई से भी ज्यादा भरोसा करता था उसी ने उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छा होता है। वह जितना सोचता उतनी ही दोस्त के प्रति नफरत पैदा होती। दोस्त मर्यादा की हद से गुजर गया था। कल्लू ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। अपनी योजना के तहत कल्लू अपनी मां लक्ष्मी और बहन मानसी को अपने घर फैजाबाद छोड़ आया।
कानपुर लौटकर वह अपने काम पर लग गया। उसने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया कि उसके दोस्त पवन पाल ने उसकी पीठ में विश्वासघात का छुरा घोंपा है। उन्हीं दिनों एक शाम कल्लू पनकी पड़ाव शराब ठेके पर बैठा था। उसी टेबल पर पवन भी आकर बैठ गया। दोनों की आंख मिली तो कल्लू ने नफरत से मुंह घुमा लिया। इस पर पवन बोला, कल्लू भाई, मैं आपका अपराधी हूं। आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। रमाशंकर उर्फ कल्लू साजिश के तहत दोस्ती करना चाहता था, अतः वह बोला, पवन, मैं तुम्हारे अक्षम्य अपराध को माफ तो कर रहा हूं, पर तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो सम्मान था उसे भूल नहीं पाऊंगा। इसके बाद दोनों गले मिले और साथ बैठकर शराब पी। फिर तो यह सिलसिला बन गया। जब भी दोनों मिलते साथ बैठकर खाते पीते। पवन पाल को लगा कि कल्लू ने उसे माफ कर दिया है, पर यह उसकी बड़ी भूल थी। उसने सोची समझी रणनीति के तहत पवन से समझौता किया था। दोस्ती करने के बाद कल्लू अपनी योजना को सफल बनाने में जुट गया और समय का इंतजार करने लगा। 28 जून 2019 की शाम रमाशंकर उर्फ कल्लू पनकी गल्ला गोदाम से घर वापस आ रहा था। उसके हाथ में लोहे का हुक बोरा उठाने वाला था। जब वह पनकी नहर पुल पर पहुंचा तभी उसे पवन पाल मिल गया। पुल पर बैठकर दोनों कुछ देर बतियाते रहे। फिर उनका शराब पीने का प्रोग्राम बना। कल्लू बोला, पवन, उस रोज तुमने मुझे पिलाई थी, आज मेरी बारी है। तुम यहीं रुको, मैं शराब की बोतल, गिलास और कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूं। रमाशंकर उर्फ कल्लू जब खाने पीने का सामान लेकर लौटा तब तक रात के 9 बज चुके थे। कल्लू पवन को साथ लेकर इंडस्ट्रियल एरिया के नगर निगम पार्क पहुंचा, जहां सन्नाटा पसर चुका था। कल्लू और पवन एक बेंच पर बैठकर शराब पीने लगे। कल्लू ने अपनी योजना के तहत पवन को कुछ ज्यादा शराब पिला दी। पवन पर जब नशा हावी हुआ तो उसके पैर लड़खड़ाने लगे। उसी समय कल्लू ने पीछे से पवन पर हमला कर दिया। वह हाथ में पकड़े लोहे के हुक से पवन के सिर पर वार करने लगा। नुकीली हुक सिर में घुसी तो सिर फट गया और खून बहने लगा। पवन वहीं लड़खड़ा कर गिर गया। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। दोस्त की हत्या करने के बाद कल्लू फरार हो गया। इधर सुबह को मॉर्निंग वॉक पर लोग पार्क में पहुंचे तो उन्होंने एक युवक की लाश पड़ी देखी और पनकी पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस जांच में दोस्त द्वारा दोस्त की हत्या करने की सनसनीखेज कहानी सामने आई। 11 जुलाई 2019 को थाना पनकी पुलिस ने अभियुक्त रमाशंकर उर्फ कल्लू को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। धन्यवाद।